नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सेवक टीम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले हम कुछ आर्टिकल देख चुके हैं। जो बचे हुए आर्टिकल हैं उसे हम फिर से करते हैं। कौन कौन से देख चुके हैं पहले देख लेते हैं। व्हाट्सअप प्राइवेसी पे देख चुके हैं, उसके बारे में आप ये मीम तो देख ही चुके थे। दूसरा इंडिया यूएस का रिलेशन देख चुके हैं और हैप्पीनेस के बारे में देख चुके हैं। अब चलते हैं आगे। पावर सेक्टर। पावर सेक्टर मतलब बिजली के क्षेत्र के बारे में। इसको आसानी से अगर याद रखना तो मैं ये दिखा देता हूँ। दोनों देख लीजिए। अब चलते हैं अपने सेक्टर। पावर सेक्टर यहाँ मेनली इसमें तो राइटर ने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो मतलब प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी हैं, साथ भी हैं। पावर सेक्टर को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या है कि उन कंपनियों को दिया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए मुंबई में है, दिल्ली में है, वहाँ कई सारी प्राइवेट कंपनियां ही काम करती हैं। वो 24 घंटे बिजली देती हैं। और क्या होता है, प्रीपेड होता है, पहले ही रिचार्ज कर लीजिए। जैसे गैस की पाइपलाइन होती है ना, उसी तरह से होता है। रिचार्ज करिए, आप चलता रहेगा। तो कुछ बातें बताई गई हैं पावर सेक्टर में क्या होता है कि पावर सेक्टर का हम डी लाइसेंसिंग करते हैं। डी लाइसेंसिंग का मतलब वही है कि सिर्फ सरकारी ना रह जाए, कुछ और लोग भी आ जाए उसमें, जो भी प्राइवेट सेक्टर के लोग आना चाहते हैं। तो क्या होता है, इसमें ऑलिगोपोली हो जाती है। ऑलिगोपोली का मतलब अल्पाधिकार। अल्पाधिकार का मतलब सिर्फ थोड़ा सा अधिकार नहीं, कुछ लोगों का अधिकार हो जाता है। जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, या ऐसे कुछ सेक्टर का हो गया। इसमें टेक्सास का एक वो दिया जा रहा है कि टेक्सास में पिछले महीने कुछ दिक्कत हुई थी बिजली क्षेत्र में, कि बिजली चली गई थी, बहुत ठंड पड़ी और बहुत दिक्कत हुई लोगों को। उसके बारे में कहा गया, बहुत निगेटिव सेंस में कहा गया, लेकिन उसका जो पॉजिटिव वाला है वो हम कर सकते हैं। अगर सरकार चाहती है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें, तो कुछ और चीज़ें सोचनी चाहिए। जैसे सीलिंग करनी चाहिए प्राइस की सीलिंग का मतलब क्या है, एक अपर लिमिट ले देनी चाहिए कि मान लीजिए 10 रुपये यूनिट ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इसके साथ समस्या क्या है, अगर मान लीजिए सरकार ने 10 रुपये यूनिट कर दिया तो कंपनियां कभी भी, मान लीजिए उनका 6 रुपये में भी काम हो रहा है तभी वो 10 ही लेंगी, उनका 8 में होगा तब भी 10 लेंगे, और जब 10 से अधिक में होगा तो कहेंगे हम नहीं लेंगे। तो इससे कंज्यूमर को घाटा भी हो सकता है। लेकिन कम से कम एक बार सरकार को कोशिश करना चाहिए। और अब ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप कूद पड़ेगा कि नहीं नहीं हमको फ्री, हमको मिल रहा है, मौका मिल रहा है, एक क्षेत्र और खुल गया। तो उनको पहले शुरुआत में तो इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, मतलब एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो भी देना पड़ेगा कि बाय द चांस कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहें तो रेट बढ़ा सकते हैं, मतलब 10 रुपये से 12 रुपये तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी सेक्टर में होगा। जिससे जैसे होता है कि जब पावर की डिमांड ज़्यादा हो तो अब पता लगे एक ही रेट चल रहा है तो लोग चलाते रहेंगे। अभी हो कि ऑफिस टाइम में ऑफिस में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और रात में तो कहीं जो अनयूजुअल होता है उसको कम करने के लिए, अनयूजुअल यूज़ का जो बिजली होती है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। पावर सेक्टर ये कह सकता है कि रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 10 रुपये यूनिट के बजाय 12 रुपये यूनिट कटेगा। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, जो काम का नहीं बिजली है वो बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा रुपये कट रहा होता है तो बंद कर देते हैं। जैसा कि आप अगर फ्लैट में रहते होंगे तो जब कभी इमरजेंसी लाइट चलती है तो वहाँ 30 रुपये से 35 रुपये यूनिट चलता है। अगर मेन लाइन चला तो कोई बात नहीं, तो 10 रुपये या 8 रुपये यूनिट चलेगा। लेकिन अगर मेन लाइट कट गया है किसी कारणवश और चल रहा है इमरजेंसी लाइट, 30 रुपये यूनिट आपको पड़ता है। समझ गए ना, तो आप कम से कम यूज़ करते हैं, हर चीज़ बचाते हैं। मतलब जहाँ बैठे हैं वहीं लाइट जलाना, वहाँ भी लाइट जलाना, तो बिना लाइट जला के बालकनी में खड़े हैं, ऐसा कुछ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आया हुआ था। उसमें कई सारी बातें कही थी। उसमें कहा गया था कंज्यूमर को जो भी है वो फायदा होना चाहिए, बस घुमा फिरा के, कुल मिला जुला के। अभी 2020-21 में कहा जा रहा है कि हम कंज्यूमर के सामने और ऑप्शन रख रहे हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही वही सरकारी विभाग है, कई सारे आएंगे, रिलायंस, अंबानी, अडानी, ये सब आएंगे। जिसको आपको पसंद हो उसका आप करा लीजिए, और उसके बाद उसको अपना बिल पेमेंट करते रहिए। और इससे क्या होगा, फ्री मार्केट की तरफ पावर सेक्टर बढ़े। फ्री मार्केट का मतलब होता है, एक होता है कि गवर्नमेंट करे सारा काम, और एक होता है फ्री मार्केट। मतलब जैसे मुझे कुछ बेचना है तो मैं ले गया, जिसको मर्जी वो खरीद लो। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई फाउंडेशन लगा सकती है, हम बेच सकते हैं। अब कुछ चीज़ें, कुछ समस्याएं हैं कि जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे ही एक्सट्रीम वेदर हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर में तार टूट सकते हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये इंस्टेंट और हैवी लॉस है। इससे कहीं ना कहीं सरकार को, कंपनियों को बचाना पड़ेगा। और इसका घाटा क्या हो सकता है, अगर सरकार कंपनियों को इन चीज़ों से नहीं बचाएगी, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं देगी कि हाँ ठीक है इन सबको हम झेल रहे हैं, तो होगा क्या कि कंपनियां कहेंगी कि हमको बाद में इतना सारा पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए हम पहले से ही ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो 10 रुपये यूनिट बजाय 20 रुपये यूनिट चार्ज होने लगेगा, और ऐसा पता नहीं क्या हो सकता है। तो इससे कंज्यूमर को घाटा होगा। तो कंज्यूमर का वेलफेयर की बजाय कंज्यूमर का वेलफेयर खत्म ही हो जाएगा। इनसे बचना चाहिए। हाँ, ये सही है कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन साथ में ये भी होगा, कंज्यूमर भी एम्पावर होगा प्राइवेट में आने पे। वही है, जियो का सिम आ गया तो सबसे हम एम्पावर हो गए, मतलब रोज 1.5 GB डेटा मिलता है, और सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। यही कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन, आइडिया, ये सब क्या देती थी, आज सबने देना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा मिल रहा है ना। और आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी चल सकता। आज इंसेंशियल हो गया, जैसे मोबाइल हो गया तो इंसेंशियल हो गया, हमारी एकदम मूलभूत जरूरत हो गई है। अब जैसे 2012 में, इसकी कहानी बता देता हूँ। 2012 में भारत में, यूपी में खासतौर पे सैफई क्षेत्र में, क्योंकि उस समय सीएम का वो क्षेत्र था, तो एक ऐसा था कि लोड बढ़ गया था किस कारणवश। लोड बढ़ गया था तो ये हुआ कि कुछ जगहों की बिजली काट दी जाए, तो लोगों ने सैफई क्षेत्र का नहीं काटा, ऐसा कहा जाता है। और क्षेत्रों में भी ऐसे डैमेज होने लगा।
और उन्होंने सफेद क्षेत्र का नहीं काटा और कुछ सेकंड का देर कर गए, वो कुछ सेकंड का, सिर्फ कुछ सेकंड का देर कर गए बिजली को कट करने में, यानी बैलेंस करने में जो लोड था। और उसके चक्कर में एक ब्लैकआउट होता है, पूरे 2 दिन तक ये ब्लैकआउट चलता है, फेज वाइज मैनर में खत्म होता है। बाद में IIT कानपुर के स्टूडेंट्स इसको बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या हुई थी, ढूंढने के बाद ये बताया गया। तो मतलब आउटेज हो जाए तब क्या होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कैसी भी हो लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती पूरे आउटेज को झेल सकती हो ना, इतनी बड़ी तो कतई नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर की इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। और हमें फाइनेंशियल को डिस्कॉम मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको हमें प्रोटेक्शन देना होगा। यही एक्सट्रीम वेदर जो मैं बता चुका हूँ, ऐसा कुछ होता हो अजीब गरीब हो, उनसे उन्हें कुछ पैसे भी देने होंगे। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है या बिजली गिरने वाली है, तो इसके बारे में प्राइवेट सेक्टर खुद नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए इसरो और प्राइवेट सेक्टर आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, DRDO इसरो जो भी है वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि इस टाइम ऐसा वेदर होने वाला है, ऐसी चीज़ें होने वाली है, तो क्या होगा, इससे प्राइवेट सेक्टर भी समझ जाएगा कि मान लीजिए बहुत ठंड आने वाली है, बहुत ठंड होता है या बहुत गर्म होती है, इन दोनों में बिजली खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा हो जाए तो प्राइवेट सेक्टर पहले से ही मैनेज कर ले कि हाँ कब हमको सप्लाई बढ़ा देनी है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और इसमें कहा गया कि जो टेक्सास में जो समस्या हुई है, यही एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में लोगों की लाइट चली गई, लोग पानी पीने तक के लिए परेशान हुए, तो उन सबसे सीखना चाहिए हमें कि ऐसा कुछ हो। तो चलते हैं अगली से। अब कुछ है जैसे पोवर्टी के बारे में, चाइना से हमें कुछ सीखना चाहिए। बेशक चाइना से क्या सीखना चाहिए, तो जो पॉजिटिव सेंस है उसका सीख लेते हैं। चाइना ने 1978 से लेकर अब तक तकरीबन 8 मिलियन लोगों को, 800 मिलियन मतलब तकरीबन 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, गरीबी रेखा से। ये बातें कही गई हैं, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना के हिसाब से उन्होंने 800 मिलियन निकाला है, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा हाँ निकाला है, लेकिन दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस है, वो मैं पहले ही दिखा देता हूँ किस चीज़ का डिफरेंस है। चाइना कहती है कि अगर आप $2.3 एक दिन में कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है कि अगर $5.5 पर डे कमाते हैं तब आप गरीब नहीं है। इस हिसाब से चाइना के हिसाब से तो आज गरीबी खत्म है इस साल 2021 में, लेकिन वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी भी चाइना में लगभग चाइना की जनसंख्या का 17% लोग गरीब हैं। लेकिन अब ये हमारे काम का नहीं, काम का ये है कि उसने ये ग्रोथ अचीव कैसे की। पहली बात तो डबल डिजिट ग्रोथ रहा 1978 से लेकर अब तक, ऑलमोस्ट डबल डिजिट रहा, ये नहीं कि हमेशा डबल डिजिट रहा। उन्होंने और क्या किया, एसेट्स को कंबाइन किया, सब्सिडीज दी, लोगों को स्किल दिया, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, ये नहीं सब एग्रीकल्चर में ही। एग्रीकल्चर वालों से कहा कि आप कम फील्ड में ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करिए, उसके लिए मदद की। और क्या किया, जैसे रेगुलर और ग्रेनुअल डेटा कलेक्शन, मतलब जो भी उन्होंने पैसा खर्च किया उसका पूरा किया कि उसका क्या असर हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, कहाँ और लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों को लगातार वो मॉनिटर करते रहे। और जैसे बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, गांव में इनकम क्यों कम है, क्योंकि उनका मार्केट का एक्सेसिबिलिटी कम है और दूसरे वहाँ तक संसाधन सेवा पहुँचाना भी कॉस्टली पड़ता है। तो उन्होंने गांव से उठा के, या जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों को उठा के पहाड़ी से थोड़ा नीचे लाए, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रह सके, सिटी बनाया उसको, वहाँ सुविधाएं देना आसान हो गया, कि एक जगह सुविधा देना वैसे भी आसान होता है। यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि मूलभूत सुविधा क्या होनी चाहिए, जैसे गरीब होना, पैसा ही होना, यही गरीबी नहीं है। अब मान लीजिए सुबह शाम आने जाने की समस्या, वही सैनिटाइजेशन की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, रहने की समस्या, ये सब भी एक मतलब मूलभूत समस्या है, तो ये भी गरीबी में ही काउंट होती है। लोगों के पास ये होना चाहिए। भारत सरकार इनसे क्या कर रही है, स्वच्छ भारत मिशन चलाई है, उज्ज्वला योजना के तहत क्या होता है, लोगों को गैस सिलेंडर दिए, सौभाग्य योजना चलाई है, और PM आवास योजना चल रहा है, जल जीवन मिशन एक नया चल रहा है, लोगों को पानी, ये सब भी भारत भी कर रहा है, मल्टी पॉवर्टी इंडिकेटर को कम करने के लिए, जिससे धीरे धीरे कम हुए। ये तो भारत का था। अब चलते हैं और क्या हुआ है। रूरल इनहेबिटेट्स आर फ्रीली प्रोटेक्टिव ऑफ दियर लैंड राइट्स। सीधी सी बात, जो गांव में रहता है कहता है हमारी जमीन है, हमारे पापा और इनकी मतलब पूर्वजों की जमीन है, तो हम इसे छोड़ के नहीं जाएंगे, तो वो इसके प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये हमारे लिए भारत में समस्या है। लेकिन चाइना में ऐसी कोई समस्या नहीं, जिसको मर्जी जहाँ मर्जी तब उठा के फेंक सकते हैं, मतलब उठा के इधर से उधर कर सकते हैं। वहाँ कोई ज़्यादा हर दिन डंडा ले कोई खड़ा नहीं हो सकता, झंडा ले खड़ा हो तो पूरे डंडा ले खड़े हो जाते हैं, बस तुरंत ही सब साफ हो जाता है। ये सब जोक है, मतलब रियलिटी पर जोक है, भाषा है। देखिए ये भाषा मैं इसलिए ऐसी यूज़ करता हूँ कि आप कहीं लिखिएगा नहीं, बस याद रहे, इसलिए यूज़ करता हूँ कि हमेशा परमानेंटली याद रहे। कोई चीज़ एक बार कर लीजिए और हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है 100 बार बार करने से। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट क्या करती है, गांव में तो रोजगार नहीं ले जा सकती, लेकिन गांव के लोगों को एक जगह करके रोजगार दे सकती है ना। गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, लोगों को अगर घर देना चाहिए तो घर रोजगार भी देना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने कहीं घर दे दिया, जैसे स्लम एरिया होता है शहरों में, वहाँ से हमें घर दे देते हैं, लेकिन वहाँ लोग रहते नहीं है, क्या करते हैं, वहाँ से वापस फिर चले जाते हैं। मान लीजिए कूड़ा उठाने वाला है, तो जहाँ कूड़ा उठा रहा है, फिर अगले दिन सुबह उठेगा वहीं कूड़ा उठाएगा, भले ही जाकर सड़क पर रात को सो जाएगा, झोपड़ झोपड़ी बना के वहीं सोएगा। पता लगा हम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर शहर के बाहर रख दिया, तो वो रोज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाहर आके यहाँ झाड़ू थोड़ी लगाएगा, शहर में नहीं लगाएगा, तो वो वहाँ से फिर वापस यहीं आ जाता, सड़क पे ही रहता है। सड़क में रहना ठीक है, लेकिन खाने को तो है, सिर्फ रहने से थोड़ा ना काम चलता है, खाने को भी चाहिए। चाइना की पॉलिटी का ये सब बता चुका हूँ। और चाइना ने पॉलिटी को खत्म कैसे किया, लोकल ऑफिसर्स की सहायता से। लोकल ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत की, वहाँ पे जो भी ऑफिसर थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे तालुका लेवल हो, उन लोगों ने खूब मेहनत की, मतलब रेगुलर डाटा देते रहे, लोगों से मिलते रहे, फीडबैक लेते रहे और काम करते रहे। इससे उन्हें इंसेंटिवाइज भी किया गया, और ये यहाँ भी करना चाहिए। अगर अधिकारी अच्छा काम कर रहा है तो उसे
प्रोत्साहन देना चाहिए, और नहीं अच्छा काम कर रहा तो सीधी सी बात है उसका उल्टा करना चाहिए। दूसरी चीज़ और उन्होंने क्या किया, जैसे कॉलेज से पास आउट है, हमारे यहाँ पास आउट हो तो टिकटॉक और ये वो फलाना धमाका सारी चीज़ें चलते हैं, और 2 साल तो इंतजार करते हैं, तैयारी करना तो मान लीजिए सही है, और भी कुछ चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अगर आप कॉलेज से पास आउट हुए आपके पास कोई काम नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उठा के उनको गाँव में लगा दिया कि गाँव में चलो सेवा करो, गाँव के बारे में बताओ। तो इससे क्या हुआ, उनको तो एक्सपीरियंस मिल गया और गाँव को भी फायदा मिला, क्योंकि नए नए थे तो पूरे जोश और खरोश से काम किया उन्होंने। ब्यूरोक्रेट ने अच्छा काम किया, इंसेंटिवाइज किया। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ हुई है जो चाइना और इंडिया में, चाइना ने ह्यूमन राइट्स का कोई खास ध्यान रखते नहीं, लेकिन इंडिया को इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए इंडिया धीरे धीरे चले, भले ही कछुए की चाल चले, लेकिन लगातार चलता रहे, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, सीधी सी बात, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कहा गया है। देखिए इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है वो तो ठीक है। ये जो आर्टिकल है वो आया है कि मतलब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने दिया है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं मतलब डिफेंस में है, आर्मी में, उन्होंने दिया है, उस बयान के ऊपर आया। लेकिन हम इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं लिखने को आया चाइना पाकिस्तान और भारत का रिलेशन हो, चाइना का एंगल हमें लिखाना हो, तो पहले पाकिस्तान और इंडिया का तो सुधार लें, तब तो चाइना को लेके आएंगे, तो उसके बारे में लिखा गया। पहली बात 2003 में हमने सीज फायर किया था, कुछ दिन तक सही चला, फिर बेकार हो गया, वो तो अलग बात है। ये है कि इंडिया का और जो पाकिस्तान का है, अगर इन दोनों में शांति आ जाए तो सोचिए इंडिया पूरे पूरे वेस्ट एशिया से बहुत डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के इधर जो सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भी बड़े आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान बीच में रोड़ा पड़ता है, कहीं एक बैरियर पड़ता है या एक कुछ भी पड़ता है, मतलब वो एक तरह दिक्कत करता है, तो वो अगर दूर हो जाए तो सही है। अगर आपको लिखना हो तो ये लाइन बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कश्मीर एक ही इशू है जो हमारी दो कंट्रीज़ नहीं पूरी दुनिया के इकोनॉमिक पोटेंशियल को कम करता है। कश्मीर का मतलब वो मुद्दा है, क्योंकि इससे भारत पाकिस्तान का रिश्ता सुधरता नहीं है और ये हमेशा दिक्कत बना रहता है। तो हमें क्या करें, एक कंडेसिव इन्वायरमेंट का मतलब होता है जैसे कोई बात हम कहें तो वो पाकिस्तान माने, पाकिस्तान कहे तो हम माने, वे नहीं पाकिस्तान के पूरा कश्मीर हमको दे दो, या हम कहें कि मतलब ऐसा है कि लाहौर तक हमको दे दो, तो ये कंडेसिव नहीं है। कंडेसिव मतलब जिसमें काम हो सके, दोनों का काम चल सके। तो कश्मीर के इशू पे हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे दोनों का काम हो सके और पीसफुली ये मसला सॉल्व हो जाए। अगर ये सॉल्व हो गया तो क्या होगा, जो सेंट्रल एशिया में जो ग्रोथ का चांस है वो बहुत ज़्यादा, हम दोनों का मतलब इंडिया और पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। और हमें जियो पॉलिटिकल, यही जो नेता लोग यूज़ करते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया को, इंडिया वाले पाकिस्तान को, उससे हटके हमें जियो इकोनॉमिक की तरफ जाना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान में जो इकोनॉमी के चांसेस हैं उस पर जैसे बहुत सारा है, कुछ मसाले हैं, बादाम है, ये सब वेस्ट से आता है, वेस्ट एशिया से या पाकिस्तान से आता है, बहुत सारे मसाले भी हैं। तो अगर हमने कोई ब्लॉकेज लगा दिया तो नहीं आएगा, फिर यानी हमारे यहाँ महंगा हो जाएगा, हमको दूर से मंगाना पड़ेगा। जैसे पड़ोसी के यहाँ जो मिल जाए वो पता लगे बाजार से लेके आना पड़े, तो पड़ोसी के यहाँ जो मिल रहा ज़्यादा सही, 5 किलोमीटर दूर बाजार से लेके आने से, तो वो फायदे हैं। अब ये चेंज आया कैसे होगा कि मतलब क्या ये गए और गायत्री मंदिर में टहल के आए हैं क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया? नहीं, इसके पीछे भारत ने बहुत मेहनत की है। जैसे FATF के पीछे हम पड़े हुए हैं, इसको ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में डालिए। और पाकिस्तान को क्या है, जैसे अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कम हो रही है क्योंकि टर्की और सऊदी अरेबिया में हिसाब किताब गड़बड़ा हो रहा है, तो पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा टर्की की जैसा है सऊदी अरेबिया के साथ जाए। तो उससे अच्छा है कि इन दोनों से अच्छा है कि हम अपने ही रिश्ते सुधार लें, जिससे हम किसी के साथ जाना ना पड़े। और इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी तो खोलनी चाहिए, कॉशन भी रखना चाहिए कि नहीं पता लगे कि आज पाकिस्तान कुछ कह रहा है, कल को मुकर जाए तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए कॉशन भी रखना चाहिए और किसी मतलब प्रोत्साहन के साथ भी बढ़ना चाहिए, ये इंडिया के लिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इन्फ्लेशन। इसमें बहुत सारी इन्फ्लेशन, मतलब हमें पता है कि हम एक पॉलिसी बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, 3 RBI के होते हैं। इसमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ 3 होंगे, ठीक है, 3 होते हैं। 2016 से ये चलता है। ये इनका टारगेट होता है कि 2 से 6% के बीच में हमको रखना है। राइटर ये कहना चाहते हैं कि इस पॉलिसी का बहुत खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ता है। रेपो रेट के हिसाब से गवर्नमेंट RBI करती है। राइटर का सीधा सा कहना है नहीं पड़ता है। उन्होंने 2 ये ग्राफ दे रखे हैं, दोनों ग्राफ मैंने आपको दे रखा है, लेकिन इससे नहीं, ये हमारे कभी फायदेमंद नहीं होता कि कहीं पड़ता है। सच में किस चीज़ का पड़ता है, देखिए ऑयल के प्राइस का पड़ता है, रेपो रेट का पड़ता है, जो फिजिकल डेफिसिट होता है। अगर हमारा डेफिसिट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा डेफिसिट ज़्यादा होगा, दुनिया को हम पे विश्वास कम होगा। ये दुनिया छोड़िए, हम पे खुद पे ही विश्वास कम होगा। 100 रुपये कमाएंगे, हर साल 110 रुपये खर्च कर देंगे तो दिक्कत होगी हमको। हम खुद ही सोचेंगे हर साल घाटे में जा रहे हैं तो हमें फंस जाएंगे, तो यही है। और FRBM एक्ट के बारे में कहा गया है कि हमने 2003 में बनाया था। FRBM एक्ट में क्या था कि फिजिकल हमारी जो होना चाहिए वो कंट्रोल में होना चाहिए। यही सारी बातें इसमें कही गई। फ्लिप कर्व क्या होता है, फ्लिप कर्व ये होता है कि अगर ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अब कुछ और बातें कर देते हैं। आज 20 मार्च है, तो आज के दिन ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, जो हैप्पीनेस के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। UN ने 2012 में कहा, 2013 में पहली बार मनाया गया था। भारत का इसरो और फ्रेंच की CNES, ये दोनों मिल के एक नया प्रोग्राम फिर से चला रहे हैं। 2 प्रोग्राम पहले भी चला चुके, तीसरा प्रोग्राम चला रहे हैं, तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स एसेट्स। मतलब पृथ्वी पे, जमीन पे जो भी चीज़ें हैं उनको हम ऊपर से सैटेलाइट से ही पता कर लें, तो
इसके बारे में नया प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट जॉइंटली डेवलपमेंट करें, इसके बारे में बातचीत जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए आराम से रहें, पढ़ें, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, वही सेल्फ हैप्पीनेस पे ध्यान दें। बाकी का धन्यवाद, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत